नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों सोचिए, आप बाजार गए, सामान खरीदा और बिल आया सिर्फ 250 नेपाली रुपए का। आपने ना कोई लॉटरी का टिकट खरीदा, ना कोई बड़ा निवेश किया, लेकिन यही 250 रुपए की खरीदारी आपको पहुंचा देती है 10 लाख नेपाली रुपए के बम्पर प्राइस तक। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन नेपाल में ऐसा सचमुच हुआ है। कंचनपुर के एक उपभोक्ता ने सिर्फ 250 नेपाली रुपए की खरीदारी की और वह सरकार की टैक्स पेयर इंसेंटिव लॉटरी में बम्पर प्राइज जीत गया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ 10 लाख की नहीं है। असली कहानी उस बिल की है जिसे आमतौर पर हम दुकान से लेकर भूल जाते हैं। नेपाल सरकार अब उसी बिल को टैक्स सिस्टम का हथियार बना रही। यानी सरकार कह रही कि बिल लीजिए, डिजिटल पेमेंट कीजिए और बदले में जीतने का मौका पाइए। अब सवाल है, क्या सरकार टैक्स चोरी रोकने के लिए दुकानदार से ज्यादा भरोसा ग्राहक पर कर रही है? और क्या भारत भी इस मॉडल से कुछ सीख सकता है, क्योंकि भारत में भी मेरा बिल मेरा अधिकार जैसा प्रयोग पहले हो चुका है। तो आखिर 250 रुपए का एक बिल कैसे बन गया है 10 लाख का टिकट? आइए पूरी इस कहानी को विस्तार पूर्वक समझते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। वीडियो को अंत तक देखिएगा, फिर आपके जो भी विचार है वो कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक है 250 रुपए से 10 लाख रुपए नेपाल की टैक्स लॉटरी, बालिन शाह का बड़ा कदम। यहीं से शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले उस उपभोक्ता की कहानी समझते हैं जिसने इस पूरी योजना को सुर्खियों में ला दिया। नेपाल के कंचनपुर जिले में एक उपभोक्ता ने शिवकृष्ण जनरल स्टोर से सिर्फ 250 रुपए, वो भी नेपाली रुपए की खरीदारी की। और इतनी छोटी सी खरीदारी की आमतौर पर शायद कोई इस लेन देन को याद भी ना रखे, लेकिन इस खरीदारी की के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। यह दर्ज किया गया कि आधिकारिक लेन देन था, यानी खरीदारी का रिकॉर्ड सिस्टम में मौजूद था। नेपाल सरकार की नई करदाता प्रोत्साहन लॉटरी के तहत पात्र लेन देन को लॉटरी प्रणाली में शामिल किया गया और इसके बाद आया पहला ड्रॉ। लाखों लेन देन के बीच कंप्यूटरकृत रैंडम चयन के जरिए विजेता का चुनाव किया गया और इसी प्रक्रिया में 250 नेपाली रुपए की खरीदारी करने वाला वही उपभोक्ता बम्पर पुरस्कार का विजेता बन गया और जिसे पुरस्कार में मिला 10 लाख नेपाली रुपए। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है कि 10 लाख रुपए का मतलब यह नहीं कि विजेता के बैंक खाते में 10 लाख रुपए पहुंचेंगे। नेपाल के कर नियमों के मुताबिक इस तरह के पुरस्कार पर 25% विंडफॉल टैक्स काटा जाएगा। यानी 10 लाख नेपाली रुपए के बम्पर पुरस्कार में 25% टैक्स कटने के बाद विजेता के अकाउंट में 7,50,000 नेपाली रुपए पहुंचेंगे। फिर भी सोचिए कि मात्र 250 नेपाली रुपए की खरीदारी से 7.5 लाख रुपए की शुद्ध पुरस्कार राशि मिलना अपने आप में कितना असाधारण है। लेकिन अब असली सवाल सामने आता है कि नेपाल सरकार ने ऐसी लॉटरी क्यों शुरू की? आखिर सरकार लोगों को खरीदारी करने के लिए लॉटरी का लालच क्यों दे रही है और इसके पीछे सिर्फ पुरस्कार नहीं बल्कि टैक्स व्यवस्था को बदलने की एक बड़ी रणनीति क्या है? साथियों, अगर आप सिर्फ इसकी सुर्खियां पढ़े तो लगेगा कि नेपाल सरकार लॉटरी बांट रही, लेकिन इसका असली उद्देश्य इससे कहीं बड़ा है। नेपाल सरकार चाहती है कि जब कोई उपभोक्ता कोई सामान या सेवा खरीदता है तो वह दुकानदार या विक्रेता से कहे कि मुझे सही और आधिकारिक बिल चाहिए। सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि टैक्स व्यवस्था में एक बड़ी समस्या यह होती है कि अगर कोई बिक्री आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं हुई है तो उस आय का सही आकलन और उस पर टैक्स वसूल कैसे किया जाए, ये एक बहुत बड़ी बात। मान लीजिए कोई कारोबार रोज 100 ग्राहकों को सामान बेचता है, कोई कारोबारी, लेकिन वह सिर्फ 60 लेन देन का रिकॉर्ड रखता है और बाकी 40 बिक्री छिपा देता है। तो ऐसे में सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड में उस कारोबार की वास्तविक बिक्री दिखाई नहीं देती और इसका सीधा असर टैक्स संग्रह और पूरी अर्थव्यवस्था की पारदर्शिता पे पड़ सकता है। और यही वजह है कि सरकार उपभोक्ताओं को एक तरह के अतिरिक्त निगरानी तंत्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। अब तक टैक्स अनुपालन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से सरकार और टैक्स अधिकारियों के बीच होती थी, लेकिन नेपाल का यह नया मॉडल कहता है कि उपभोक्ताओं को भी प्रोत्साहन दो। उपभोक्ता सोचेगा कि अगर मैं बिल लूंगा और अपनी खरीदारी का लेन देन सही तरीके से दर्ज कराऊंगा तो मेरे पास लॉटरी में जीतने का मौका होगा। यानी सरकार ने यहां सिर्फ कानून या दबाव का सहारा नहीं लिया बल्कि एक आर्थिक प्रोत्साहन तैयार किया है और यही इस पूरी योजना का सबसे महत्वपूर्ण बात है। सरकार चाहती है कि टैक्स अनुपालन सिर्फ सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी ना रहे बल्कि आम उपभोक्ता की रोजमर्रा की खरीदारी का भी हिस्सा ये बन जाए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि क्या हर खरीदारी में इस लॉटरी को शामिल किया जाएगा? साथियों, ऐसा नहीं है। नेपाल की प्रक्रिया के मुताबिक अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत खरीदारी के लिए कुछ शर्तें तय की गई है। सबसे पहले एक ही लेन देन की राशि 100 नेपाली रुपए से अधिक होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ
₹100 से अधिक की खरीदारी करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार के लेन देन इस योजना के लिए पात्र नहीं है। व्यावसायिक खरीदारी को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा परिवहन से जुड़ी कुछ खरीदारी, हवाई टिकट और ऐसे विक्रेताओं से होने वाले लेन देन जिनके पास पैन या वैट पंजीकरण नहीं है, वे भी इस योजना में शामिल नहीं होंगे। यानी इसका मूल फोकस आम उपभोक्ताओं के द्वारा की जाने वाली व्यक्तिगत वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी पर है, जिसका आधिकारिक रिकॉर्ड मजबूत हो। सरकार का संदेश काफी साफ है, काफी स्पष्ट है कि अगर आप एक उपभोक्ता है तो औपचारिक और दस्तावेजीकृत लेन देन को बढ़ावा दीजिए। यानी खरीदारी के समय बिल लेना सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि टैक्स व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में आपकी भूमिका बन सकती है। अब इस योजना का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है कि अगर कोई उपभोक्ता किसी पात्र खरीदारी का भुगतान डिजिटल माध्यम जैसे क्यूआर के जरिए करता है, तो पात्र लेन देन लॉटरी प्रणाली में शामिल हो सकता है कि नहीं। साथियों, उपभोक्ता को अलग से कोई लॉटरी टिकट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने पात्र खरीदारी की, डिजिटल भुगतान किया, लेन देन का रिकॉर्ड बना और अगर यह मानदंड को पूरा करता है तो वही लेन देन लॉटरी में आपको एंट्री मिल सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ लॉटरी का टिकट कोई अलग कागज नहीं है, आपका दर्ज किया गया लेन देन ही एंट्री का माध्यम बन जाता है और यही बात इस योजना को पारंपरिक लॉटरी से अलग बनाता है। यहाँ सरकार का लक्ष्य सिर्फ किसी एक व्यक्ति को पुरस्कार देना नहीं, बल्कि हर डिजिटल और आधिकारिक खरीदारी को टैक्स व्यवस्था के साथ जोड़ना है। अब सवाल यह है कि नगद भुगतान करने वालों को क्या होगा। साथियों, अगर कोई व्यक्ति नगद भुगतान करता है या कैश में भुगतान करता है तो लॉटरी से बाहर उसे नहीं माना जाएगा। नगद भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं के लिए इसमें रास्ता रखा गया है। उन्हें थोड़ा अतिरिक्त काम करना होगा। उन्हें दुकानदार या विक्रेता से पैन या वैट बिल लेना होगा और उसके बाद उस बिल को आंतरिक राजस्व विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। बिल अपलोड करने के बाद उपभोक्ता को एक प्राइस कूपन मिलेगा और यही कूपन लॉटरी ड्रॉ में शामिल होने के लिए पात्र माना जाएगा। इससे सरकार एक साथ 2 लक्ष्य हासिल करना चाहती है। पहला, नगद में होने वाली खरीदारी भी आधिकारिक रूप से दर्ज हो और दूसरा, उपभोक्ता दुकानदार से सही टैक्स बिल मांगने के लिए प्रेरित हो। यानी डिजिटल भुगतान को इस योजना में आसान रास्ता बनाया गया, लेकिन नगद लेन देन करने वालों को भी पूरी तरह से बाहर नहीं किया गया। सरकार ने दोनों तरह के उपभोक्ताओं को सिस्टम में शामिल करने की कोशिश की। अब जरा आंकड़ों की अगर हम बात करें साथियों, तो पहले ड्रॉ में नेपाल सरकार ने सिर्फ कुछ हजार लोगों को जो है इस लॉटरी में जोड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे अगर हम बात करें तो जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक इस ड्रॉ के लिए 25.60 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और 7,000 नगद लेन देन पर विचार किए गए थे। यानी विजेताओं का चयन लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के बीच किया जाना था और इसके लिए सरकार ने कंप्यूटरीकृत रैंडम सिलेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल ये उठता है कि अगर इतने सारे लेन देन लॉटरी में शामिल थे तो आखिर विजेता चुना कैसे गया। क्या कोई अधिकारी बैठकर मैनुअली नाम चुन रहा था या किसी खास शहर या इलाकों को प्राथमिकता इसके तहत जो है वो दी गई थी, या फिर किसी विशेष व्यक्ति को जीतने की संभावना ज्यादा थी। साथियों, यहीं से इस लॉटरी के तकनीकी प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इतने बड़े डेटा सेट में विजेताओं का चयन किस तरह से किया गया यही तय करता है कि पूरी प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष और पारदर्शी मानी जाएगी। नेपाल सरकार के मुताबिक विजेताओं का चयन क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर यूनिफॉर्म रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट यानी एक सुरक्षित कंप्यूटरकृत जो है चयन प्रक्रिया के द्वारा की गई थी। नाम सुनने में काफी तकनीकी लगा होगा, मुझे बोलने में भी बहुत तकनीकी लगा। मुझे लगा कि मैं इस नाम को बोलूंगा तो मेरा जीव जो है वो लटपटाएगा, लेकिन चलो पहली बार में ही मैंने बोल दिया कि क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर यूनिफॉर्म रैंडम सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसका मूल मतलब बहुत ही आसान है कि कोशिश यही रहती है कि हर पात्र कूपन को जीतने का समान अवसर को जो है वो प्राप्त करे और एक ही ड्रॉ में किसी एक कूपन को दोबारा चयनित ना किया जाए। यानी इस पूरी प्रक्रिया का मूल उद्देश्य जो था वो था चयन, समान अवसर और सुरक्षित प्रक्रिया। पहले ड्रॉ में 15 उपभोक्ताओं ने 1 लाख नेपाली रुपए के दैनिक पुरस्कार जीते। इसके अलावा एक उपभोक्ता को 10 लाख रुपए नेपाली बम्पर पुरस्कार मिले। हालांकि पुरस्कार पर लागू कर कटौती जो भी था वो सारा काम किया गया। साथियों, आपको यह भी समझना है कि बम्पर पुरस्कार और दैनिक पुरस्कार क्या थे, क्योंकि एक जगह मैंने 1 लाख की बात की, दूसरी जगह मैंने 10 लाख की बात की। तो सरकार में इसमें एक बड़ा जैकपॉट नहीं रखा। योजना में नियमित दैनिक पुरस्कार भी शामिल किए। पहले ड्रॉ में जो 15 उपभोक्ता थे उनको 1 लाख नेपाली पुरस्कार दिए गए और जो बम्पर था उसके लिए तरीका थोड़ा सा जो है वो बदल दिया गया। दैनिक पुरस्कारों के लिए दिन के पात्र लेन देन का चयन का दायरा रखा गया था, लेकिन बम्पर पुरस्कार के लिए
15 दिन का जो टाइम जो है वो किया गया था, एक बड़ा पूल, और उसमें जो है उसमें से चुना गया था। नेपाल सरकार महीने में 2 बार पुरस्कार ड्रॉ करने की व्यवस्था पर भी अब काम कर रही है। यानी कि नेपाल के जो लोग मुझे देख रहे हैं वो समझ लीजिए कि भैया आप 10 लखिया बन सकते हैं साल में 2 बार। अच्छा एक बात बताओ, आप हमेशा कहते हो कि सर जो भी वीडियो बनाते हो आप एंटी नेपाल बनाते हो, ऐसा नहीं है भाई। एंटी नेपाल देखो, आज का पूरा वीडियो एकदम नेपाल के फेवर में। आज पूरा नेपाल के भाइयों के मन की बात हम कह रहे हैं, एकदम अच्छे बात, एकदम खुश करने वाली बात कर रहे हैं। तो खुश करने वाली बात कर रहे हैं तो सब्सक्राइब किया कि नहीं? नहीं किया तो फटाक से करिए। और पूछोगे क्यों करिए, तो भाई ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलेंगे। महीने में 2 बार 10-10 लाख 20 लाख के आदमी बन जाओ, तो ऐसे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको, तो कर लीजिए। तो नेपाली महीने में 15 दिनों में होने वाली पात्र खरीदारी के लिए पुरस्कार की घोषणा जो है पहला 1 तारीख, दूसरा 16 तारीख को जो है होगी, और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। सरकार से फायदा क्या होगा? तो सरकार को इससे ये फायदा होगा कि भैया जो भी व्यक्ति कुछ खरीदारी कर रहा है उससे सरकार के पास टैक्स आएगा, और टैक्स अगर आ रहा है तो सरकार का राजस्व जो है बढ़ेगा। और इससे फायदा ये होगा कि लोगों के अंदर बिल लेने का और भुगतान करने का जो एक तरीका है वो भी जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ता रहेगा। लोग थोड़ा सा जागरूक होंगे। साथियों थोड़ा सा और भी बड़ा बात समझे तो नेपाल में 70 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर है। इसके अलावा लाखों बिजनेसमैन हैं, पैन या वैट सिस्टम से रजिस्टर्ड है। यानी देश में फॉर्मल टैक्स इकोसिस्टम काफी बड़ा है, लेकिन सरकार की कमजोरी क्या थी? राजस्व इकट्ठा काफी कम हो रहा था। इसलिए सरकार ने कोशिश क्या किया है कि टैक्स इकोसिस्टम जब बहुत बड़ा है तो टैक्स पेयर की संख्या जो है वो तो बहुत बड़ी है, वसूली उनसे कैसे पारदर्शी तरीके से रिकॉर्ड को कैसे रखा जाए। और यही टैक्स पेयर लॉटरी एक तरह से बिहेवियर एक्सपेरिमेंट की तरह सामने आ रही, यानी लोगों को नियमों के साथ साथ इंसेंटिव देकर कॉम्प्लायंस बढ़ाने की कोशिश की जा रही। कंज्यूमर को इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। लॉटरी में शामिल होने से पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है और वैसे ही सामान खरीद रहा है जैसे वो पहले खरीदता था, बस उसको करना क्या, एक ऑफिशियल बिल लेना है। बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? तो बिजनेस पर यह असर पड़ेगा कि थोड़ा सा बिहेवियर इंपैक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। बिजनेस के लिए कॉम्प्लायंस का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है, खासकर छोटे दुकानदारों के लिए। इसलिए स्कीम की असली सफलता इस बात से तय होगी कि क्या लंबे समय से बिजनेस की रिपोर्टिंग और कंज्यूमर के बिल लेने की आदत वास्तव में बदल रही है या केवल बस ऐसे ही चल रहा है। विनर तक हमने कहा कि 25% पैसा काट के जो है पहुंच जाएगा। अगर मान लीजिए किसी विनर ने प्राइस क्लेम नहीं किया तो क्या होगा? ये भी एक प्रश्न है। मान लीजिए इसका हुआ, वो हुआ ही नहीं, चला गया। तो अगर ऐसा होगा कि किसी विनर ने अगर प्राइस क्लेम नहीं किया तो फिर वो पैसा क्या होगा? तो वो पैसा प्राइम मिनिस्टर डिजास्टर रिलीफ फंड में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब फिर प्रश्न है कि क्या ये स्कीम सच में सफल होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। साथियों टैक्स लॉटरी वास्तव में टैक्स चोरी कम कर सकते हैं, और इसका जवाब देना कि क्या ये सही होगा, नहीं होगा, सफल होगा, नहीं सफल होगा, इसके लिए थोड़ा समय जो है इसको चाहिए। सरकार का टैक्स कलेक्शन और कंप्लायंस वास्तव में इससे बढ़ेगा, ये भी समय आने पे जो है पता चलेगा। क्या भारत में ऐसा मॉडल है? क्या भारत में भी ऐसा? साथियों भारत में डिजिटल पेमेंट और यूपीआई का इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। जीएसटी सिस्टम में इनवॉइस और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पहले से महत्वपूर्ण, इसलिए कॉन्सेप्चुअली कंज्यूमर इंसेंटिव मॉडल दिलचस्प जरूर है, लेकिन भारत और नेपाल की आबादी, टैक्स स्ट्रक्चर और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम काफी अलग है। इसलिए नेपाल के मॉडल का जो का त्यों लागू करना भारत में नहीं, लेकिन भारत में इसके पहले चल रहा था। भारत ने इसके पहले जो है वो अपने यहाँ इस प्रकार का जो है वो प्लान चला के रखा हुआ था, है ना, कि मेरी लॉटरी मेरा बिल मेरा अधिकार, इस प्रकार की योजना जो है वो चल रही थी। भारत पहले से भी चला रहा था। भारत ने जो है इस पर मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से स्कीम शुरू की थी, जिसमें जीएसटी इनवॉइस के बारे में थी, लोगों को जीएसटी इनवॉइस लेने के लिए जो है वो किया गया था। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी की पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी का अर्थ ये जो है अगर शॉर्ट में मुझे निकालना है तो मैं यही कह सकता हूं कि ये कहानी जो है सिर्फ 250 नेपाली रुपए से 10 लाख जीतने की नहीं। असली मकसद हर खरीदारी का बिल, ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन और बेहतर टैक्स कॉम्प्लायंस है। नेपाल का यह एक्सपेरिमेंट अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन एक बात साफ है, सरकार सिर्फ टैक्स चोरी पकड़ना नहीं चाहती बल्कि कंज्यूमर को भी टैक्स सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहती। अब देखना यह है कि क्या लॉटरी का लालच लोगों को बिल लेने की आदत बदल पाएगा, और अगर ऐसा होता है तो 10 लाख का जैकपॉट सिर्फ एक विनर नहीं बनाएगा, पूरे टैक्स सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बना सकता है। आपको क्या लगता है? आप मुझे बताइए कि क्या होगा कुछ बदलाव या नहीं होगा? ये आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।